हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आ गया हूँ आज के 30 क्वेश्चंस लेके, जो कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो जो हम कहते हैं कि 60 डेज और 1800 क्वेश्चंस। तो उसके तहत आज हमारा मॉड्यूल नंबर 4 है और आज हम कवर करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पीडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। तो आज हम कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि ये जो टेस्ट हुआ था नवंबर 2021 में, उसका ये पेपर है ये। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिफेलोकॉर्डल फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डल जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसको हिंदी में बोलते हैं शीर पदा विमुख शारीरिक विकास। तो ये एक तरह की डेवलपमेंट है जो जिस समय जो बच्चा जब बाहर जन्म लेता है, उसके बाद जो ग्रोथ होती है, उसका एक डेवलपमेंट का एक टाइप है। तो इसका जो हमारा आंसर है फर्स्ट का, वो है डी। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सिफेलोकॉर्डल या शीर पदा विमुख शारीरिक विकास कौन सा होता है, तो इसका ऑप्शन रहता है, मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ ताकि आप इसको अलग से आइडेंटिफाई कर पाओ। चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर द अपर पार्ट ऑफ बॉडी बिफोर द लोअर पार्ट। तो जो बच्चे का जो सिर वाली साइड जो बॉडी होती है, उस पे वो पहले कंट्रोल गेन करता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले बच्चा चलने बाद में लगता है, जो लोअर पार्ट है चलने बाद में लगता है, पर अपना सर संभालने लगता है पहले। जो पैदा होता है अपना सर नहीं संभाल पाता, लेकिन धीरे धीरे पहले अपना सर संभालता है, फिर अपनी गर्दन संभालता है, फिर उसका अपने ऊपर वाले हिस्से पेट पे कंट्रोल होता है, फिर जाके वो चलना शुरू करता है। तो इस तरह का जो विकास है, जिस तरह का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। शीर्पदा विमुख मतलब कि सर से पैरों की तरफ जो जो डेवलपमेंट चलती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको आप याद शीर्पदा विमुख से याद कर सकते हैं कि सिर से पद होता है पैर, पैरों की तरफ जो डेवलपमेंट चलती है उसको बोलते हैं। Our next question is, which type of reinforcement schedule produce greater resistance to extinction? हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि किस प्रकार की प्रबलन अनुसूची विलोप के प्रति अधिक विरोध उत्पन्न करती है। हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, इंग्लिश में थोड़ा समझ भी आता है कि एक्सटिंक्शन होता है कि जब कुछ स्पीशीज उनके जो एग्जिस्टेंस दुनिया से गायब हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो उसको मतलब उस एक्सटेंशन के खिलाफ रेजिस्टेंस या उसको रोकने के लिए कौन सी रीइंफोर्समेंट हम चाहिए होती है या जरूरत होती है। तो 4 तरह के कंटिन्यूस रिस्पॉन्स, सतत प्रबलन, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव यहाँ पे थोड़ा धनात्मक, वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला तारों वाला नहीं है, ये पॉजिटिव मतलब कि अच्छा सोच, पॉजिटिव सोचना। पार्शियल इन्फोर्समेंट एंड एपेटिटिव रीइंफोर्समेंट, सॉरी। तो इसका हमारा 2 का आंसर है सी, पार्शियल इन्फोर्समेंट। सो अगर हम इसे स्टेट करते हैं, तो पार्शियल इन्फोर्समेंट इज द टाइप ऑफ इन्फोर्समेंट शेड्यूल दैट प्रोड्यूसेस ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन। ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन को कौन सा इन्फोर्समेंट सपोर्ट करता है? पार्शियल इन्फोर्समेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Just as children pass through the various stages of cognitive development, they pass through the various stages of moral development was proposed by. ये कहते हैं कि किस रिसर्चर ने, ये साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि जैसे जैसे चाइल्ड पासिस थ्रू द वेरियस कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, ब्रेन रिलेटेड डेवलपमेंट, ठीक है, बुद्धि का जो विकास होता है, तो उसके साथ साथ वो मतलब कहने का मतलब है कि जो बुद्धि का विकास है, वो मोरल डेवलपमेंट जो होता है, मोरल डेवलपमेंट मतलब कि जो अच्छी नैतिक अच्छे गुड मैनर्स जो होते हैं, उनका विकास एक साथ होता रहता है। ये जो थियोरी है, जो ये जो सोच है, इसको इसने दिया था। तो इसका आंसर है हमारा, थर्ड का आंसर है हमारा ए, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग। मैं आपको अभी एक बात बता दूं कि जो भी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, ये रिसर्चर हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे जॉन पियाजे है, अल्फ्रेड एडलर है,
या ये लॉरेंस कॉल, और भी बहुत सारे एटलीस्ट 10 ऐसे रिसर्चर्स है या साइकोलॉजिस्ट है जिनमें से कम हर साल 5 से 10 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो आई विल ट्राई एंड इंश्योर दैट वी विल हैव अ क्लास ऑन डेडिकेटेड क्लास, हम एक खास क्लास इन्हीं रिसर्चर्स के ऊपर, उन्होंने क्या क्या थ्योरीज प्रपोज की थी और उनकी क्या क्या रिसर्च स्टडीज थी, या उनकी जो क्या क्या खोजें की हैं, उनके क्या विचार रहे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में बात कर पाए बीच में क्लासेस के दौरान। आपको एक बात और बता दूं, मैंने आज वो वीडियो भी अपलोड कर दिया है जिसमें जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया था टैट की परीक्षा के लिए, तो वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस, इसका आंसर मैं हाँ बोल्ड कर दिया, लॉरेंस कॉलबर्ग। The fourth question is the process in which unconditioned stimulus is presented before the conditioned stimulus। अगर हिंदी में इसका आंसर अगर मुझे देखना होगा तो अनकंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस। स्टिमुलस स्टिमुलस होता है जैसे कि हमें रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, ये दो चीजें होती हैं। तो जैसे कि अगर हम मान लो कि जैसे अगर हम पेट्रोल में आग जलाएंगे, ठीक है, तो जो तीली जलाना हो गया हमारा स्टिमुलस, और जो आग जलती है वो है रिस्पॉन्स। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कंडीशन स्टिमुलस द प्रोसेस इन विच अनकंडीशन, कि अनकंडीशन स्टिमुलस पहले प्रेजेंट किया जाता है कंडीशन से। तो ये कौन सी थियरी है? तो इसका सही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, द राइट आंसर इज डी, यानी कि बैकवर्ड कंडीशनिंग। ओके, the process in which unconditioned, जब unconditioned response is presented before conditioned response, it is called backward conditioning. Now come on to question number 5, the question logical thinking by adolescents। adolescents होते हैं किशोर, जो 13-14 साल की अवस्था को पार करते हैं, उन्हें adolescents कहते हैं, या teenagers। That the logical thinking by adolescents that why something is happening the way it is and systematically seek solutions is called। ओके, तो इन्होंने क्या किया, 4 तरह की थिंकिंग बताई हैं, और इन्होंने बताया कि जब हम युवावस्था में आते हैं, 13-14 साल में जाते हैं, तो हम ये सोचना महसूस करते हैं कि अ, जो कुछ हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, ठीक है, और इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसको कौन सी रीजनिंग बोलते हैं, ये कौन सा इसमें थिंकिंग बोलते हैं? इंडक्टिव थिंकिंग है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 5 का बी, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। कि वो हाइपोथेटिक होता है किसी चीज को अज्यूम करना, एक आइडिया लगाना आसपास के फैक्टर्स को देखते हुए। तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ देखते हैं, फिर उसका अंदाजा लगाते हैं कि क्यों हो रहा है, फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो द राइट आंसर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में ऐसा होता है। ये आपको थोड़ा एक बार आके वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको, तो आप ये जो वेबसाइट है हमारी tatstudymaterial.in, आप इसको नोट कर सकते हैं, tatstudymaterial.in। यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन और आंसर्स मिल जाएंगे डिटेल में, और कुछ आपको थियोरी पार्ट ही मिल जाएगा जहाँ आपको डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं। मैं इनको हाइपरलिंक कर दूंगा, और डिटेल चाहिए होगी आपको तो। So now our question number 6 is, by the age of 3 how much vocabulary a child has। यानी कि जब बच्चे की उम्र 3 साल की होती है तो उसकी वोकैबुलरी मतलब तो कितने शब्द उसको याद होते हैं। जैसे अभी हम हैं तो हमें जैसे अगर मुझे पता है कि गुड क्या होता है, बैड क्या होता है, किताब बुक क्या होती है, टेबल क्या होता है, चेयर, तो ये मेरी वोकैबुलरी है। तो हो सकता है मुझे 1000 लाख ऐसे क्वेश्चन आते हों, लेकिन 3 साल के बच्चे की वोकैबुलरी कितनी होती है, ये पूछना चाह रहे हैं। सॉरी, तो इसका आंसर है बी। ये आप याद रख सकते हैं कि एक 6 साल के बच्चे को लगभग 500 शब्दों के बारे में पता होता है, जिसमें मम्मी पापा, खाना, रोटी, एप्पल, ये सब उसका पार्ट है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है
व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पहले आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद होता है, कुछ लोगों को बैडमिंटन पसंद होता है, कुछ लोगों को केला पसंद है, किसी को सेब पसंद है। तो इस तरह की जो हर व्यक्ति की जो अपनी अलग अलग क्या बोलते हैं चॉइसेस होती है, पसंद या नापसंद होती है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और ये होता है इंटेलिजेंस की वजह से। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? हेरिडिटी मतलब कि जो हिंदी बोलते हैं वंशानुगत, की जो परिवार से हमें मिलता है उससे फर्क पड़ता है। इन्वायरमेंट, वातावरण से या जहाँ आसपास रहते हैं उससे फर्क पड़ता है, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से पड़ता है, या फिर चौथा है किसी से नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर है सी। हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स हमारे पेरेंट्स की डिसलाइक्स और लाइक्स पे भी डिपेंड करती है, प्लस हम जिस एटमोसफेयर में रहते हैं, एनवायरनमेंट, उसका इफेक्ट। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कि आप हॉस्टल में रहते हो और आपको हर दिन बैंगन की सब्जी दी जाती है, तो आपका क्या होगा कि धीरे धीरे आपका, हो सकता है आपके पेरेंट्स बैंगन की सब्जी बहुत पसंद करते हो, लेकिन आपका धीरे धीरे उसमें से जो आपको पसंद है वो खत्म हो जाएगी। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंस में अफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल हेल्थ दोनों का फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट टू कंडक्ट? जैसे मैं आपको बताया ना कि रिसर्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो ये भी हमारे कुछ रिसर्चर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा भी, या फिर यहाँ से हाइपरलिंक करके इनका अच्छा सा जहाँ पढ़ पाओ, छोटे छोटे नोट्स बना के आपको प्रेजेंट करूंगा। सो हु वाज द फर्स्ट टू कंडक्ट स्टडी ऑन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग? तो जब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात आती है, हमारे पास चार नाम है: पेवलॉव, टोलमैन, थॉर्नडाइक और स्किनर। तो इन चार में से जो हमारा राइट आंसर है वो है स्किनर। जब भी आपसे कोई बोलेगा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग स्टडी वाज डन बाय और कैरिड आउट बाय, द आंसर इज स्किनर, SKINER, स्किनर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सैलिवेशन होता है जैसे कि जो हमारा सलाइवन, जब हम कुछ चटपटा से गोलगप्पे देखते हैं, ये चाट पापड़ी देखते हैं, तो हमारे ऐसे ना मुंह में लार सी आती है, उसको बोलते हैं सलाइवेशन, लार आना। लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, इन रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ द वेल। ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक रिसर्चर का। तो उसमें मतलब क्या होता है, वो कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी तो मैं डिटेल में नहीं बता सकता। तो उसमें जब भी वो बेल बजाते थे तो उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था, क्योंकि वो बेल के साथ खाना देते थे। तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है, या फिर मतलब इन्होंने क्या कि दो ही ऑप्शन को या अच्छा, स्टिमुलस है या रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस तो ये है नहीं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स है, सैलिवेशन इज रिस्पॉन्स। अब वो कंडीशनल है या अनकंडीशनड है? इसका आंसर है सी, इट्स अ कंडीशन। क्योंकि रिसर्चर ने पहले क्या किया था, उसको जब बेल बजाई थी तो खाना दिया था, खाने के डॉग पे एक्सपेरिमेंट हुआ था ये। तो जब उसने हर बार उसको खाना दिया, बेल बजाई, और जब एक बार उसको क्या किया, बेल ऐसे बजाई ने खाना दिया, तो उसको लगा कि आएगा, तो उसके मुंह में लार आ गई या पानी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ। जब हम किसी को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें बदले में कुछ इनाम मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है, तो उससे क्या, किस चीज़ के चांस बढ़ते हैं? एस्केप, कि मतलब भाग जाता है, डिजायरेबल रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स हम चाहते हैं वो, अवॉइडेंस मतलब इग्नोर करना, या इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि आप ये आंसर आप समझ भी गए होंगे कि डिजायरेबल रिस्पॉन्स। जब हमें पता है कि हमारे कुछ काम करने से हमें रिवॉर्ड मिलेगा या अप्रिशिएशन मिलेगी, तो उससे हम चाहेंगे कि हम अच्छा काम करें। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे एक रिसर्च जैसे मैंने बताया, तो इनका क्या कहना है कि द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट a characteristic that is they are the stage of cognitive development have a, हाँ, जो कॉग्निटिव होता है हमारी ब्रेन की स्टेज है जब इंटेलिजेंस डेवलप होती है, तो उसकी स्टेज वो किसका एक फीचर है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? हाँ, कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें एक खास तरह का कैरेक्टर होता है या फीचर होता है, वो क्या है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो इसका आंसर है आपका
डी इरिवर्सिबल। तो जो कॉग्निटिव प्याजे का कहना क्या था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज होती है, जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, हमारा बुद्धि डेवलप हो रही होती है, तो उस टाइम जो चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अगर हमारा जिसका दिमाग तेज उस टाइम पे जिसका दिमाग तेज होता है वो जिंदगी के बाद तेज ही रहेगा, वो दोबारा से वीक नहीं होगा अगर कोई ऐसा बीमारी कुछ होती है या चोट लगती है, अलग चीज है अदरवाइज। इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। और ये किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। हो सकता है क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे। हमारा फिर से आगे जॉन डीवे। तो कहने मतलब कि ये जो 5-7 रिसर्चर्स है ना, ये तो इस पे कम से कम आपके 10 क्वेश्चन तो बनेंगे बनेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा, जैसे प्याजे हो गए, जॉन डीवे, प्याजे पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आएंगे कम से कम प्याजे पे, तो वो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे। जॉन डीवे मतलब एक तरह के वो भी रिसर्चर है जिन्होंने बच्चों में काफी, बच्चों के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, या उनकी स्कूल के में काफी काम किया। तो उनका कहना क्या कि स्कूल इज फिल द ब्लैंक्स इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ फिल द ब्लैंक्स। मतलब ये तो स्कूल कौन सा इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन कौन सी प्रोसेस है। नीचे ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सोशल है, स्कूल सोशल है और एजुकेशन फिलोसफिकल है। सी में दोनों फिलोसफिकल है, या डी इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट है और जो एजुकेशन वो साइकोलॉजी है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए कि दोनों ही सोशल है। जॉन डीवे का ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना, जॉन डीवे का कॉन्सेप्ट है स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और जो एजुकेशन है वो भी एक सोशल प्रोसेस है। लेकिन ये किसने कहा था? जॉन डीवे ने। हो सकता है किसी और रिसर्चर ने कुछ और कहा हो, तो मिक्स मत करना। जॉन डीवे का है दोनों सोशल। इन Piaget's stages of cognitive development, conservation is achieved। कंजर्वेशन होता है किसी चीज को सहेज के रखना, उसे स्टोर करके रखना। ये प्याजे की स्टेजेस में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें कंजर्वेशन, जैसे किसी चीज को स्टोर करने की एबिलिटी कैसे आती है। नॉलेज, बेसिकली नॉलेज की बात कर रहा है वो, कि कॉग्निटिव होता है नॉलेज डेवलपमेंट। तो नॉलेज कंजर्व कैसे कर सकते हैं? सेंसरी मोटर एक एग्जांपल है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। तो 13 का राइट आंसर है सी, कंक्रीट ऑपरेशनल। सो प्याजे की स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो कंजर्वेशन हम करते हैं नॉलेज का, वो एक कंक्रीट ऑपरेशन है। इट्स नॉट अ फॉर्मल, इट्स कंक्रीट अगेन is something that's permanent, okay, that cannot be eliminated or uh, removed easily। हमेशा है ठोस, कंक्रीट ठोस। Now the question 14, individual learns from his own mistakes, this statement is based on which। हाँ ये अच्छा है। हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम गलती करते हैं फिर हमें पता चलता है कि ये गलती है, हमें दोबारा नहीं करनी है। तो ये किस थ्योरी में आती है? लर्निंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल है, इनसाइट है, ट्रायल एंड एरर है, क्लासिकल। इसका आंसर है सी का, जो 14 का सी, ट्रायल एंड एरर। ट्राई करो कुछ, फिर एरर आएगी, फिर आप सीखोगे, फिर सुधारने की कोशिश करते हो। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल मेक चिल्ड्रन सोशली रिस्पॉन्सिबल। मतलब ऐसा नीचे 4 पेरेंटिंग स्टाइल दे रखे हैं, तो ऐसा कौन सा है जिससे बच्चे सोशली रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट ले पाते हैं। तो इसमें अथॉरिटेटिव है, इंटेलिजेंट है, इंडिफरेंट है। अथॉरिटेटिव होता है कि बच्चों को कुछ करने की फ्रीडम देना, ठीक है। और इंटेलिजेंट होता है कि उनके हर चीज में वो उनको तंग करते रहना, उंगली करते रहना, इसको इंटेलिजेंट बोलते हैं कि तो ये क्यों किया, वो क्यों किया। इनडिफरेंट होता है कि ध्यान ही नहीं देना, ध्यान नहीं देना, जो कर रहे हैं करने दिया। और अथॉरिटेरियन होता है कि हमेशा सर पे खड़े रहना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अथॉरिटेटिव, रेसिप्रोकल, कि पहले कोई समझाओ फिर उनको वो करने का मौका दो। क्वेश्चन 16, द वर्ड मेंटल टेस्टिंग वाज फर्स्टली प्रेजेंटेड बाय। मेंटल टेस्टिंग सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था? 4 नाम दे रखे हैं, तो मेंटल टेस्टिंग में जब भी नाम आएगा तो हमारा 16 ये क्वेश्चन है, इसका है JM कैटल। तो जिसके नाम में अगर M आ गया, JM, M मेंटल टेस्टिंग कैटल,
एम कैटल मेंटल डस्ट मिलते होता है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। 17th question, characteristics of a test that measures what it claims to measure। इसका मतलब है कि एक ऐसा टेस्ट जो वो क्लेम करता है कि मैं मेजर कर सकता हूँ, वो कर दे, इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि एक थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर का काम है फीवर नापना, तो अगर वो फीवर नाप दे या सही दे तो उसको क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या पावर। तो इसको हम बोलते हैं वैलिडिटी, कि वो वैलिड है, वो जो वो कह रहा है उसकी वैलिडिटी है। फॉल्स क्लेम है, झूठा है, दावा नहीं कर रहा। हु प्रपोज्ड गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस होता है कुछ बच्चे थोड़े गिफ्टेड होते हैं, बहुत दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत गाने में बहुत आगे, बहुत मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट जो होता है उसको बोलते हैं गिफ्टेडनेस। डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। ये किसने कहा था? अब ये आपको किसने क्या कहा था ये बहुत आएगा। तो हाई एबिलिटी मतलब गिफ्टेडनेस में हाई एबिलिटी भी होती है, हाई एबिलिटी मतलब बहुत दूसरों से ज़्यादा करता है, क्रिएटिविटी होती है और कमिटमेंट होती है कि जो एक बार ठान लिया वो करना ही है। तो ये तीन प्रैक्टिस किसने बताए थे गिफ्टेडनेस के? तो वो हमारा इसका सही आंसर है 18 का सी, जोसेफ रेंजली। जोसेफ रेंजली हैज प्रपोज्ड दैट गिफ्टेडनेस वालों के पास एबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, कमिटमेंट ज़्यादा होती है। इस तरह सब याद कर सकते हैं इसको। Question 19. Who proposed that mind is a joint culture constructional and emerges as a result of interaction with children and adults? तो फिर चार नाम है हमारे पास, ये नाम ना बड़े तंग करेंगे, आपको याद करना पड़ेगा एक एक। इसलिए फिलहाल जो हमें ऑप्शन दे रखे हम कोशिश करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आसपास क्वेश्चन है तो हम कर पाए। तो ये कह रहे हैं किसने कहा था कि माइंड ये जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन, कि जो हमारा माइंड है वो कल्चर सांस्कृतिक भी उसमें मतलब जैसे हम किसी हमारा इंटरेस्ट होता है गाने में, संगीत में, परंपरा में, तो कल्चर एक्सपर्ट हो गया। जो कि चिल्ड्रन और अडल्ट, हाँ मतलब जैसे कि अडल्ट जो हमारे माता पिता होते हैं, जब हम वहाँ किसी कल्चर के बारे में हमें बताते हैं कि बेटा हम यहाँ गए थे, ये हमारा गाँव है पहले, ये हमारा पुश्तैनी घर है, ये दादा है, दादी है, ये हमने सीखा था, तो उससे माइंड में जो कल्चर, उसके दिमाग में जो इन्फ्लुएंस आता है, प्रभाव आता है, वो किसने कहा था कि बड़ों से छोटों के बीच में प्रभाव आना कल्चर के प्रति। तो इसका राइट आंसर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ताकि आप उसको याद कर पाओ। तो 19 का आंसर है सी, बायगॉट्स्की। बायगॉट्स्की ने ही कल्चर के बारे में बात की थी, कल्चर हमें बड़ों से सीखने को मिलता है, बायगॉट्स्की। नॉम चॉम्स्की नहीं, बायगॉट्स्की इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। एक फैक्टर जो थ्योरी नाम है इंटेलिजेंस, मतलब हमारी जो बुद्धि बोलते हैं, इंटेलिजेंस को बोलते हैं, तो उसको किसने दिया था? चार्ल्स स्पेरमैन, हॉवर्ड गार्नर, लुई थर्स्टन, अल्फ्रेड बिनेट। तो इसका राइट आंसर है बी, अल्फ्रेड बिनेट। वन फैक्टर थ्योरी, अल्फ्रेड बिनेट। वन फैक्टर अल्फ्रेड बिनेट, नाम मिलते जुलता लगा, याद आ जाएगा। वन फैक्टर थ्योरी, अल्फ्रेड बिनेट। गिफ्टेड स्टूडेंट, मैंने आपको बताया गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं। तो वो क्या करते हैं? कन्वर्जर थिंकर्स होते हैं, डाइवर्स कन्वर्जर तक एक जगह सोचना, डाइवर्जर होता है कि बहुत जगह सोचना, एक्सट्रोवर्ट होता है बहुत जगह बोलने वाले, और वेरी हार्ड वर्किंग होता है जो बहुत मेहनती होते हैं। तो क्या होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स? 21 का एक है कन्वर्जर थिंकर्स। हार्ड वर्किंग कम होते हैं क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता चीज सीखने के लिए, पर वो अपना माइंड लगाते हैं, फोकस करते हैं, कुछ अलग क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो कन्वर्जन मतलब कि एक तरह से कुछ क्रिएट करने वाले। नाउ features assigned due to social roles and not due to biological endowment are called। कुछ फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स की, जो सामाजिक जो हमें कुछ कार्य दिए थे उससे हमारे हमें कुछ क्या कहते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कुछ अच्छी बातें, फीचर्स आते हैं हमारे अंदर जब हमें कुछ सोशल में, जैसे अगर हमें कुछ सोसाइटी में काम दिया है अगर लोगों को समझाने का, तो उससे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना उत्पन्न होती है। तो और वो चीज़ें बायोलॉजिकल एंडोमेंट है कि हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है कि जब हमें जो गुण है वो सामाजिक रूप से कार्य करने से मिलते हैं, ना कि पेरेंट्स की या जीन से या हेरिडिटी से, इसको क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन हमारे पास जेंडर रोल एटीट्यूड्स, जेंडर रोल स्ट्रेन, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रोल डायग्नोस्टिक। इसका आंसर है जेंडर रोल
स्टीरियोटाइप इसका आंसर है, वाई इसका सी। द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवी में बी डिराइव्ड। एक मतलब एक कंक्लूजन है, किसी ने मतलब वो स्थापित की थी ये सोच कि बच्चे फिल्मों से जो आक्रामक बिहेवियर होता है, वाय हिंसात्मक जो व्यवहार होता है वो सीख सकते हैं। ये किसके किस साइकोलॉजिस्ट के काम में ये थ्योरी थी या उसने कहा था? बेसिकली इसका इतना आंसर 90 क्वेश्चन का सारे कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा था कि बच्चे फिल्मों के माध्यम से भी बुरा बिहेवियर या हिंसात्मक बिहेवियर सीख सकते हैं। ऑप्शन हमारे सामने है, थॉर्नडाइक है, जेम वॉटसन है, एल्बर्ट बेंड्यूरा है और जो जीन पियाजे है। तो इसका राइट आंसर है सी, एल्बर्ट बेंड्यूरा। बेंड्यूरा एल्बर्ट बेंड्यूरा ने कि काम उसे ऐसे पता वो सोच निकल के आई थी कि बच्चे फिल्मों से सीख सकते हैं वाइल्ड बिहेवियर। तो वाइल्ड बिहेवियर जब भी बात आएगी फिल्मों से, एल्बर्ट बेंड्यूरा का नाम आएगा जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज a hierarchical organization of। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्या बोलते चैप्टर है, जिस पे भी हम बहुत जल्दी फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे इस पे भी हमें एक सेशन अलग से करना चाहिए, टू बी डिस्कस्ड। ओके, तो ये बोले हैं कि ये बोले हिरार्कल होता है, जैसे हिरार्कली का मतलब होता है जैसे हमारे घर में हिरार्की क्या है, दादा ये सबसे बड़े हैं, हमारे माता पिता है, फिर हम हैं, फिर हमारे बच्चे होंगे, ये हिरार्की है। या कंपनी में हिरार्की कैसे होती है, सबसे ऊपर बॉस होता है, सीईओ होता है, उसके नीचे फिर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर छोटा होता है उससे, भी उसके मैनेजर्स होते हैं, फिर एम्प्लॉयज होते हैं, फिर पियून होता है, इस तरह से हिरार्की चलती है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो हिरार्की है वो किस तरह से है? अचीवमेंट गोल्स की जो जैसे अचीव गोल करता है उसके हिसाब से, करिकुलर डिक्लेरेशन से, रीडिंग स्किल से, या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव से उसका राइट आंसर है डी, कॉग्निटिव। कि मेंटल लेवल, जो मेंटल जो एबिलिटी होती है किसी की, दिमाग कितना अच्छा तेज है, और उसके बेस पर हालांकि ब्लूम बोलते हैं कि इस बेस पे बड़ा छोटा डिफाइन करना चाहिए, जिसका बड़े काम कर सकता है, दिमाग तेज है। क्वेश्चन 5, following are some techniques to manage anxiety due to an approaching examination accept। अब ये कह रहा है कि नीचे कुछ तरीके दे रखे हैं, और होता है कि जब एग्जाम आते हैं, जैसे आपका भी टैट का एग्जाम आएगा, थोड़ा सा आपको एक एंजाइटी या बेचैनी सी होगी एग्जाम जाते हुए या क्वेश्चन मिलने से पहले। तो ऐसे नीचे चार में से क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी पूछा, नीचे चार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, जो उसको मैनेज करने का तरीका नहीं है। जो मैंने पहले पढ़ा क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगा कि वो पूछ रहा है कि तरीका कौन सा, बट उल्टा बोला, कौन सा तरीका नहीं है उस मैनेज करने के लिए। फैमिलियराइजिंग विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। पहला है कि हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा पता, जैसे आप टैट का, जैसे हम आपको कर रहे हैं कि आपको 30 नंबर का साइकोलॉजी आएगा, 30 का बॉटनी आएगा, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, तो थोड़ा सा आपको पता होगा, तो आपका थोड़ा सा रिलैक्स होगा। तो इसका मतलब कि ये तो तरीका है, थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट। ये हो सकता है क्योंकि ज्यादा सोचने से थोड़ा सा बंदा घबरा जाता है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। सीकिंग सपोर्ट, कि आसपास से थोड़ी हेल्प लेना, मतलब है नकल नकल मारना नहीं है हेल्प का मतलब यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट मतलब थोड़ा कुछ गाइडेंस लेना। एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ, अपनी अपनी जो ताकत है उस पर फोकस करना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा था, इसका राइट आंसर यही है कि जब रिजल्ट के बारे में बहुत सोचते हैं तब थोड़ा घबरा जाते हैं। तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, एफर्ट के बारे में सोचना है। What are the secondary reinforcers? रीइंफोर्सर होता है जो जब हमें कुछ एप्रिसिएशन हमें या कुछ हमें देते हैं ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो सेकेंडरी कौन सा है? फूड एंड वाटर, मनी अप्रिसिएशन, मोटिवेशनल, इमोशनल। तो 26 का हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, मनी एंड अप्रिसिएशन। जैसे हम कंपनी में जॉब करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट कैसे देना, अच्छा परफॉर्म कब करेंगे, जब हमारे जो हमारे बॉसेज हैं वो, या जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें बोलेंगे कि बदले में जब मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल पैसों के रूप में मिलेगा, और लोगों के सामने हमें अप्रिशिएशन मिलेगा कि नहीं ये लोग अच्छा काम करते हैं। दे आर सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस, reinforces, sorry। 27, children's thinking is qualitatively different from adults, that changes
ओवर टाइम। ठीक है, कि जो बच्चों का जो सोच होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है, वो क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। मतलब क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि अलग तरह से होता है, दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है, जो कि टाइम के साथ बदल जाता है। मतलब दोनों एक तरीके से नहीं सोचते कभी भी, किसी भी चीज़ को, बच्चों या पेरेंट्स को सोचने का तरीका अलग होता है। जैसे हमें अगर कहीं जाना है तो हो सकता है हमारे पेरेंट्स सोचे नहीं हमें इस रूट से नहीं जाना, इससे पैसे बचेंगे तो हम बस से जाएंगे, हम सोचेंगे नहीं यार जल्दी पहुंचना है तो हम कार लेंगे। तो ये चेंज है, ये किसने प्रेजेंट किया था आइडिया की क्वालिटेटिव भी डिफरेंट होता है। आगे ना ये चार नाम फिर से, ये नाम आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे, 5-7 नाम, तो इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है सी, जॉन पियाजे। फिर जॉन पियाजे आएगा ना, जॉन पियाजे पहले भी हमें जॉन पियाजे ने कुछ कहा था ना, जॉन पियाजे ने हमें पहले क्या कहा था, जॉन पियाजे। ये तो कितने सब नाम आपको रिपीट हो रहे हैं बार बार, हर किसी का अलग अलग काम है लेकिन नाम रिपीट होते रहेंगे। इसको बहुत ध्यान से हमें हर किसी को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम जैसे टैट मेडिकल का हमारा पेपर है तो हमारा फोकस होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी, क्योंकि वो हम पढ़ सकते हैं, उसका हमें पता है कि इन्हीं बुक से आएगा। साइकोलॉजी या पेडागोजी और वो जीके में थोड़ा सा डाउट होता है। जीके में फिर भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उस पर ही हम बताएंगे क्वेश्चन आपको, मैं उस पर भी हम कराएंगे आपको। 18 में से कम 300 क्वेश्चन उस पर भी होंगे। जो हम मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर करें तो करंट अफेयर में से कम 15 क्वेश्चन आते हैं। वी ट्राई कि आपको 15 नंबर का तैयारी हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन है 28th, what is the type of learning in which new behavior learned but not demonstrated till reinforcement is provided? ऐसी कौन सी लर्निंग है, टाइप ऑफ लर्निंग है, कुछ सीखने का जो तरीका है कि जो नया बिहेवियर है वो द न्यू वे लर्न, जो हमें सीखना पड़ता है बट डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते। हम डेमोन्स्ट्रेट तभी करेंगे जब हमें कुछ रिइंफोर्समेंट मिलेगा। जैसे हमें बता दिया जाएगा क्लास में कि जैसे कुछ टॉय कैसे बनाया है, लेकिन उसको जब कुछ देंगे इनाम देंगे फिर बोलेंगे आप बना के दिखाओ। ठीक है, मतलब एक तरह के ज़्यादा ये किस मोटिवेट करने का एक दूसरा तरीका है। तो इसमें किस टाइप में आता है, इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को, बी, लेटेंट लर्निंग। तो ये सीधा क्लियर है कि लेटेंट, लेटेंट को आप बोलोगे जैसे अब याद रखोगे लेटर, तो लेटर की आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है। ठीक है, रिइंफोर्समेंट मिलेगी तभी डेमोन्स्ट्रेट करना, आपने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस that proposes the view that language determines the content of thought। इसका मतलब है फिर आगे जॉन प्याजे और ये बाय गॉड से ये नहीं छोड़ेंगे आपको, बाय गॉड से ही, बाय गॉड से आपको छोड़ेगा नहीं। तो इतना जो लिखा है कहानी का सार इतना सा है कि जो हम भाषा बोलते हैं उससे हमारे थॉट प्रोसेस का पता चलता है। जैसे अगर मैं बहुत अग्रेसिव भाषा बोलूँगा, अपशब्दों का प्रयोग करूँगा, तो आप बोलोगे कि नहीं यार ये सभ्य सभ्य व्यक्ति नहीं है ये। अगर मैं अच्छी भाषा का प्रयोग करूँगा, अच्छे से बात करूँगा, तो इसका मतलब ये सभ्य व्यक्ति है और ये इंटेलिजेंट भी है। तो इस तरह से भाषा से किसी के थॉट प्रोसेस का पता लगाना, ये किसने कहा था कि ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर है अगेन बेंजामिन ली वोल्फ। जब भाषा की बात होती है तो बी फॉर भाषा, बी फॉर बेंजामिन। भाषा से लैंग्वेज मतलब, मैं ऐसे ट्रिक्स ऐसे बीच में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरह से वो दिमाग में एक रिकॉल वैल्यू बन जाए। नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जो हमारा 60 दिन और 1800 क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट है, मॉड्यूल 4 है उसमें, मतलब कि आज हमारे 120 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अभी तक 1800 में से। When prior learning facilitates new learning, it's called transfer of learning। जब पहले की लर्निंग जो हमने पहले सीखा है उससे नई लर्निंग हमें आती है, तो ये किस टाइप का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है सी, पॉजिटिव लर्निंग।
ओके, जीरो नहीं है। आप बोलोगे नहीं पहले से लर्निंग थी, उसने मुझे नया सिखाया तो जीरो होगी, जीरो नहीं हुआ। पॉजिटिव लर्निंग है कि हमने अपनी पहले की जो हमारी नॉलेज थी, पहले के जो मैं कुछ पता था नॉलेज का, ज्ञान का, उसको हमने नए लर्निंग में यूज किया। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कभी कभी कि जो साइकिल सीखी होती है उसको बाइक चलाना ईजी होता है, बहुत गाँव में लोग कहते हैं बाइक वाला गाड़ी में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से ये कि आपकी पॉजिटिव लर्निंग है, जब हम आगे से उसके बेसिस पे नई नई चीजें हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। और कल हम जो हमारा मॉड्यूल नंबर जो हमारा 5 आएगा उसमें हम आएंगे अपने जी के, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे। उसके हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, और इस तरह से हमारे हर वीक 5-5 वीकली बेसिस पे 5-5 हम मतलब आप समझ सकते हो एक वीक में लगभग हमारा एक क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा। तो 2 महीने में हम 60 हम लगभग कोई 12-13 क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे। उसका मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी अगर 12 में से 5% हमें याद रखते तब भी हम बहुत पास पहुंच सकते हैं। एक दिन में सिर्फ आधा घंटा देने से हमारे चांसेस लगभग 50-60% इम्प्रूव हो सकते हैं। बाकी अब थोड़ा सा और जोर लगाओगे, थोड़ा और पढ़ोगे तो यू कैन डेफिनेटली क्वालिफाई दैट एग्जाम दिस टाइम। आई विश एंड आई होप सो। ठीक है, तो कल मिलते हैं। बाय फॉर टुमारो एंड सी यू टुमारो।